HCV क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर नंबर 31। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये जो 5 पार्ट्स है मैं आपको ये 5 के 5 पार्ट एक मतलब बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक इसके अंदर पार्ट है डी, ठीक है। डी पार्ट को इसे एक तो इसमें जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से करेंगे और एक दूसरा तरीका और है इजी तरीका, उसको भी उस तरीके से भी करेंगे। मतलब आपको इसके अंदर 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन को समझते क्या है। पहले क्वेश्चन को ही मैं समझा रहा हूँ अच्छे से कि है क्या, फिर हम सॉल्यूशन का एक एक पार्ट करके समझेंगे, ठीक है ना। आप इसके अंदर मतलब टाइम थोड़ा सा भले ही 5-7 मिनट ज़्यादा लग जाए बट कोई बात नहीं, हम इसके अंदर फुल्ली सेटिस्फाई होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है मतलब आप मुझे डिस्कस करें जब तक आपका वो डाउट क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये वाला जो क्वेश्चन अभी अपने पास टाइम की कमी है ना, तो मैं आपको ना पहले ये प्राइस क्वेश्चन रखता है 200 रुपीज़ का और फिर प्राइस क्वेश्चन रखने के बाद मतलब सोल्व करने के लिए टाइम देता आधा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, फिर उसके बाद मतलब जो है ना डिस्कस करते हैं हम इसको, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, अभी मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ इसको। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा साइड में बनाते हैं छोटा सा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला, ठीक है। और इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दी गई, इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दी गई है और बैटरी की वोल्टेज दे रखी है आपको 12 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट है, राइट। और इसके अंदर जो प्लेट एरिया दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। प्लेट एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द गैप बिटवीन द प्लेट्स, गैप बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है आपको इसके अंदर 1 मिलीमीटर। गैप बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर है। प्लेट्स का एरिया दे दिया और गैप बिटवीन द प्लेट्स दे दिया और एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसने ये बोला है कि द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। एक एजेंट है उसने इस गैप को बढ़ा के इस बैटरी को लगे लगे, ये बैटरी पूरे रास्ते में लगी हुई है, पूरे डिस्कशन के दौरान ये बैटरी लगी रहेगी, इसके अंदर पूरे डिस्कशन के दौरान बैटरी लगी रहेगी और इस बैटरी के लगे लगे एक एजेंट ने इस गैप को 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर कर दिया, ठीक है ना। एजेंट ने क्या किया बताइए, इसके अंदर एजेंट ने जो गैप था वो d इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर से d इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर कर दिया, ठीक है। ये एजेंट ने किया 1 मिलीमीटर से इसको 2 मिलीमीटर कर दिया एजेंट ने, ठीक है ना। गैप कितना था प्लेट्स के बीच का 1। एजेंट ने पता है क्या किया होगा, ऐसे ताकत लगाई होगी ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे प्लेट को ऐसे ऐसे दबाया होगा, इस वाली प्लेट को इधर दबाया होगा, ठीक है ना। उसने 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर कर दिया इस वाले गैप को। अच्छा ये बता सकते हो कि उस एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया होगा कि नेगेटिव वर्क किया होगा। उस एजेंट ने बताइए आप, मान लो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये बताओ एजेंट ने ऐसे करने में पॉजिटिव वर्क किया होगा कि नेगेटिव वर्क किया होगा? हाँ जी, कैसा वर्क किया होगा? चलो सोच लो, अभी बताता हूं मैं कैसा वर्क किया होगा उसने। अब सुनो अगली बात, इसके अंदर इसमें पूछा गया, अब ये तो गिवन था, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, इसके अंदर इन 5 पार्ट्स को हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या बताना है। ए पार्ट में ये बोला है इसमें कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट द प्रोसेस। चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट आएगा इसके अंदर। ये एक तो ये निकालना आपको, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट कितना होगा। हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में बैटरी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी, ठीक है। सी पार्ट, बी पार्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी। कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक, देखो बैटरी ने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली बी पार्ट में, ये बताना है आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस की बात चल रही है। और एक आपको ये बताना है कल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, ठीक है ना। इस कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हुआ ना, प्रोसेस कौन सा, 1 मिलीमीटर मीटर करने का, इस प्रोसेस से पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर थी और उसके बाद कितनी स्टोर होगी। डी पार्ट है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, वो फोर्स भी चेंज होगा टाइम के साथ, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स वेरिएबल है क्योंकि वो गैप के ऊपर डिपेंड करेगा और फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। उस फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालो पहले तो, और फिर उस एक्सप्रेशन का यूज करके फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। एजेंट ने कितना वर्क किया ये बताना आपको, एज वर्क डन बाय एजेंट, ठीक है ना, वर्क डन बाय एजेंट आपको बताना है, डब्ल्यू एजेंट कितना होगा। और इसमें एक स्पेशली ये बात मेंशन कर दी कि यूजिंग एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यूजिंग इन जो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उसका यूज करके फिर निकालना है, ठीक है ना। वैसे भी निकाल देंगे हम लोग, लेकिन उसका यूज करके निकालना है, ठीक है ना, यूजिंग एफ एक्स रिलेशन, ये आपको बताना है। इसका ई पार्ट, इसके ई पार्ट में ये बोला है शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, कोई जूल हीटिंग नहीं हुई, ठीक है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है ना, नो जूल हीटिंग। ये शो करो आप, शो करना है कि कोई जूल हीटिंग नहीं हुई, ठीक है ना, इस चीज को शो करो। और क्यों नहीं हुई जूल हीटिंग यहाँ पे, जब चार्ज यहाँ से गया, जब बैटरी यहाँ पे जब एनर्जी भेजती है तब तो जूल हीटिंग पक्का होती है, और अब चार्ज वापसी आ रहा है तो इसके अंदर एनर्जी जूल हीटिंग में गई ही नहीं, क्यों नहीं गई, और ये शो भी करना है गई नहीं, और फिर उसका रीजन भी बताना है आपको। ये 5 पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, बैटरी देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया है 20 सेंटीमीटर, गैप बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर। एक एजेंट ने धीरे धीरे करके इस गैप को 2 मिलीमीटर कर दिया, और जब इस गैप को उसने 2 मिलीमीटर किया तो उस प्रोसेस के दौरान आपको ये 5 बातें बतानी है। एक तो इस प्रोसेस के दौरान चार्ज कितना फ्लो कर गया, इस कैपेसिटर से निकल के इस बैटरी के अंदर कितना चार्ज चला गया। दूसरा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी, इस प्रोसेस में बैटरी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तीसरा, आपको ये बताना है कैपेसिटर में पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में अभी कितनी एनर्जी इस प्रोसेस के होने के बाद। एक, इस दौरान इस प्रोसेस के दौरान एजेंट ने कितना वर्क किया, और वो स्पेशली जो ये प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उसका यूज करके वर्क डन बाय एजेंट बताना आपको। और फिफ्थ है कि इसके अंदर कोई जूल हीटिंग नहीं हुई, इस बात को शो करो आप, और वो क्यों नहीं हुई ये बताओ। ये तो नहीं बोला इसने क्यों नहीं हुई ये बताओ, ये मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं हुई ये बताओ, ठीक है ना। हाँ जी, अब ट्राई करेंगे कि मैं ही करा दूं, बोलो मैं ही करवा दूं ना, ठीक है, क्योंकि आपको करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा ना। आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब फूक मार के सोल्व कर देंगे इसको, तो टाइम चाहिए होगा आपको, ये पूरी एनर्जी लगेगी इसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब अब पता क्या है कि इसके अंदर इस एफ एक्स रिलेशन का यूज करके वर्क डन बाय एजेंट ये निकालना मुश्किल होता है। ये वर्क डन बाय एजेंट जो होगा ना ये भी वेरिएबल होगा एक्चुअल में। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, यहाँ पे जो ना हर टाइम अलग अलग फोर्स होगा, तो वर्क होता है एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो इसमें जब एजेंट अलग अलग हर टाइम अलग अलग फोर्स लगा रहा है, जब फोर्स अलग अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के ये दोनों प्लेट एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इनके गैप पे डिपेंड करेगा, और गैप वेरिएबल है। और जब गैप वेरिएबल फोर्स वेरिएबल हो गया, अब फोर्स वेरिएबल हो गया तो वर्क डन भी तो वेरिएबल हो गया ना। मतलब रेट ऑफ वर्क डन को मतलब सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलेगा वर्क, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें वर्क निकालने के लिए भी, ठीक है ना। और इसके अंदर ये मतलब ये मुश्किल काम है, मतलब वर्क डन बाय एजेंट। एक इसके अंदर क्या बोलते हैं कि ये जूल हीटिंग क्यों नहीं हो रही, बैटरी कितना मतलब बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी आ गई, ये सब निकालना, इसको मतलब प्रॉपरली समझ पाना, वो मतलब रियली काफी कॉन्सेप्चुअल है। मतलब टफ मैं नहीं कहूंगा इसको, ये ना आपको बहुत इजी भी लगने वाला है।
ये सॉल्व होने के बाद आपको मजा आएगा इसके अंदर, आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान था, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। बट जब तक ये समझ नहीं आता ना, तो ये इतना टफ है कि इसके ऊपर से 3 घंटे लगे रहो, जब तक समझ नहीं आता। समझ में आने के बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए आप सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट कितना होगा इसके अंदर। देखो अगर इसमें ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन तब बनता है, सेम क्वेश्चन बन सकता है अगर ये बैटरी नहीं है तो बैटरी को चार्ज करके छोड़ दिया इसको। अगर मैं इस कैपेसिटर को चार्ज कर दूं फुल्ली और बैटरी को हटा लूं, अब ये सेपरेशन 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर की जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो क्वेश्चन आसान होगा, फिर वो क्वेश्चन ईजी होगा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चार्ज कहीं पे जाना नहीं है, उसमें चार्ज कहीं नहीं जाना, जो चार्ज जहां पर है ना वो वहीं पे रहेगा प्लेट्स के ऊपर। इसमें चार्ज वेरी कर रहा है, इसमें पता क्या हो रहा है, जैसे गैप चेंज हो रहा है ना, ये चार्ज भी धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है इसके ऊपर। चार्ज भी ना कांस्टेंट, जब ये गैप 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर का गैप है, उस दौरान चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर कांस्टेंट नहीं है, उस दौरान भी चार्ज के ऊपर वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, धीरे धीरे करके चार्ज आ रहा है। आप जैसे धीरे धीरे करके इसको लेके जा रहे हो, अरे चार्ज आ क्यों रहा है, आ क्यों नहीं रहा, ये भी समझना है। अब सुनो, पहले तो काम करते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। इसे कैपेसिटेंस निकालते हैं पहले। कैपेसिटेंस बताओ कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, ये फॉर्मूले तो याद होंगे ना आपको, पता चले ये भी याद ना हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई, एक तो Q बाई V होता है, एक और होता है A और D की टर्म्स में, A और D की टर्म्स में होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। ये तो पता होगा ना यार, कहीं पता चले ये भी ना पता हो तो यार ये करने का फायदा ही नहीं है। फिर जाके पहले तो स्कूल की कोचिंग करो आराम से बैठ के, ताकि बोर्ड में पास हो जाओ। इसके अंदर ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया हो गया इसके अंदर 20 × 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और बाई में D की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 × 10⁻³ पहले इसको आराम से कैलकुलेट करके ये कैपेसिटेंस निकाल लो, इसे कितना होगा, ठीक है ना। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ हर चीज, तो इसे कैपेसिटेंस बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व करें इसको, 10⁻³ को ऊपर ले जाओ 10⁻1 और 10⁻1 और 10⁻2 10⁻13 बन जाएगा, ठीक है ना। सोल्व करके बता दो यार कितना बनता है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ उसको। ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 8.85 20 × 8.85 177 बन रहे तो 177 और ये हो गया 10⁻1 और ये 10⁻13 बन जाएगा। फिर अक्सर पता है डेसिमल एक के बाद डेसिमल लेते हैं, तो यहाँ डेसिमल अगर आपको लगाना है तो 1.77 × 10⁻⁻11 लिखोगे आप इसमें, ठीक है ना। पहले तो ये तो कोई इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है, ये सही है यहाँ तक। पहली बात तो इसका कैपेसिटेंस इतना होगा, इतने फेराड होगा, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। इसके अंदर दूसरा स्टेप, आपको इसका कैपेसिटेंस पता लग गया जी। अब चार्ज फ्लो, इसके ऊपर चार्ज था कितना वैसे कैपेसिटेंस, एक बात बताओ, इसके अंदर चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, इसके ऊपर चार्ज हो रहेगा। अच्छा, जब इसका गैप चेंज कर दिया 1 मिलीमीटर से कितना कर दिया अभी 2 मिलीमीटर, तो ये बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C से C/2 हो जाएगी। मेरा कहना ये है कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। क्यों, देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, D की वैल्यू डबल करोगे आप, A और एप्सिलॉन नॉट IGT से D की वैल्यू डबल करोगे तो C क्या हो जाएगा, हाफ। इस क्वेश्चन में C हाफ हो रहा है, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन के बीच में C क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ये बात पक्की है, चलो ठीक है। अब C हो गया जी, हाफ हो गया इस केस में। तो मुझे एक बात बताओ, किसी कैपेसिटर के ऊपर पहले चार्ज कितना होता है हमेशा, किसी अगर V की वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस C हो, एक सिंपल सा लूप है जिसमें V वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटेंस C हो, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, CV के बराबर। आपको पता है ना इस बात का, एक सिंपल लूप हो जिसमें एक बैटरी और एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, CV के बराबर होता है हमेशा। ये बात मानते हो ना आप। तो इसके ऊपर पहले जो चार्ज था वो था CV, और अब कितना बताइए, CV/2। मतलब कहने का ये है, पहले चार्ज था CV और अब चार्ज है CV/2, यानी कि Q इनिशियल जो था वो था CV के बराबर, जिसमें C की वैल्यू थी यहाँ पे 1.77 × 10⁻11 और V की वैल्यू है यहाँ पे 12, ठीक है, ये हो जाएगा। और Q फाइनल, इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप है ना पहले इसको सोल्व कर लो। आप इसको हम सोल्व करें, अगर इसको हम लोग सोल्व करें
1.77 मल्टीप्लाई बाई 12, 21.24, 21.24 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 11, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2.12 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 11, ये था इतने इसके ऊपर चार्ज पहले, ठीक है, इतने कूलम था चार्ज, ठीक है। और बाद में कितना कूलम हो गया, इसका हाफ कर दो, कितना आएगा इसका हाफ बताओ, क्या कह रहे हो? नहीं क्या कह रहे हो, कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको, ये बताओ ना। $21.2 आएगा ना यहाँ पर, ये 21.24 बन रहा है, 21.24 बन रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेप अगर आगे कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 2.12 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 कूलम आ जाएगा चार्ज, ठीक है, आपने बता दिया, सही हो गया ना। तो ये पता चलेगी गड़बड़ हो जाती है। अब क्यू फाइनल कितना आएगा बताओ इसके ऊपर, इसका हाफ करो 1. कूलम, ठीक है ना। अब चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लो आप, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना आएगा बताइए आप, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1.06 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 कूलम, ये आंसर आएगा इसका। पहले पार्ट तो सोल्व हो गया इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, आंसर यही वाला है, ठीक है। 44 का फर्स्ट पार्ट तो हो गया जी, यस, कोई शक किसी को इस बात में, 44 का फर्स्ट पार्ट उसके अंदर हो गया। अब सुना, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहले तो ये बताओ फर्स्ट पार्ट में आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, जितना फर्स्ट पार्ट में सेटिस्फेक्शन है हर पार्ट में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना, ये तो मेरी गारंटी है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पार्ट है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी। एक बात बताऊं, जितना इतना चार्ज बैटरी के पास ही गया और कहीं उड़ के तो जा नहीं सकता, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस कैपेसिटर में से जो चार्ज गया है, जो चार्ज कम हुआ है वो बैटरी के पास ही गया है और कोई रास्ता था ही नहीं। चाहे इसके पास चार्ज आ जाए तो बैटरी में जाया है और गया है तो बैटरी के पास गया है, कहीं और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कहीं पे लॉस नहीं हो सकता, उसका कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हो जाए, ठीक है ना। चार्ज जितना मर्जी, मतलब इसके अंदर जो चार्ज गया वो कहाँ किसके पास गया है, बैटरी के पास। अरे कैपेसिटर में जो चार्ज गया वो किसके पास गया बताओ, बैटरी के पास। चार्ज कैपेसिटर के पास आएगा तो बैटरी में जाएगा, जाएगा तो बैटरी के पास जाएगा, तो बैटरी में ही गया वो चार्ज। तो अगर बैटरी में अगर वो चार्ज गया है तो बैटरी ने वो चार्ज ले लिया, पॉजिटिव वाली प्लेट के अंदर चार्ज गया तो यानी बैटरी चार्जिंग मोड में आ गई। चार्ज अगर बैटरी के पास आ गया तो बैटरी कौन से मोड में आ गई, चार्जिंग मोड में, यानी बैटरी ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। सीधी सी बात है इस केस के अंदर, मतलब इनका जितना गैप बढ़ाओगे एनर्जी एब्जॉर्ब करती जाएगी। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया बताओ। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है वैसे, जब वो डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो ई इंटू क्यू का वर्क करती है वो, और जब वो चार्जिंग मोड में होती है तो माइनस ई इंटू क्यू। समझ आ रही है बात आपको, ई इंटू क्यू, इतनी एनर्जी उसने स्टोर कर ली, उसके अंदर एनर्जी उसने कितनी स्टोर कर ली, कितनी एब्जॉर्ब कर ली, ई इंटू क्यू के बराबर। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट, उसके अंदर क्या होगा कि इसने जो एनर्जी, मैं इसको ना रब कर रहा हूँ, आपने ये वैल्यू सारी लिख ली, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। इसके अंदर मतलब मैं ना एक बार कहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। इसके अंदर एक तो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है सी इनिशियल, जो इनिशियल कैपेसिटेंस है इसका 1.77 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। एक तो सी की वैल्यू थी, सी इनिशियल की वैल्यू 1.77 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 फेराड, इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक इसके अंदर जो क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल की वैल्यू, क्यू इनिशियल है इसके पास बताइए 2.12 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 कूलम, क्यू फाइनल इसका हाफ कर लेंगे उसी टाइम, ठीक है ना। 1.06 इंटू 10 रेज़्ड माइनस 10 हो जाएगा बस, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ पूरे को, अच्छा अब सुनो, हमें क्या बताना था, चार्ज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। बताइए एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, ई इंटू क्यू के बराबर। ई कितना बताइए इसका 12, और क्यू कितना एब्जॉर्ब कर लिया इसने बताओ 1.06 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10, इतना चार्ज एब्जॉर्ब किया था। ये बताइए एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो।
शायद इतनी। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी। यही आंसर दे रखा हुआ पीछे इसका बी पार्ट। इसके बी पार्ट की अगर हम बात करें 44 का बी पार्ट 12.7 या 12.72 एक ही मतलब है, तो मतलब अप्रोक्स करके ही आंसर आएंगे इसके अंदर। तो इतना आंसर आ गया, इतने जूल। ये एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी होगी। हाँ जी, सेकंड पार्ट में कोई शक हो किसी को? ठीक है ना। बैटरी के अंदर अगर चार्ज घुसेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक प्रकार से, E इंटू क्यू की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है बैटरी। ठीक है, इसका बी पार्ट हो गया ना। अब आ जाओ सी पार्ट पे, कोई शक हो तो बता देना। ठीक है ना। सी पार्ट, स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। इसका थर्ड पार्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाफ सी वी स्क्वायर से कर दो। सी हमें पता ही है इसका, ठीक है ना। हाफ सी वी स्क्वायर से कर दो। देखो यू इनिशियल कितनी हो जाएगी? हाफ। सी कितना था पहले इसका? 1.77 10⁻11 इंटू में 12 का स्क्वायर। ये तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके किया जाए तो ये बनेगा 144, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.77, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, 127.44 इंटू 10⁻⁻11 जूल। अब इसको ना ऐसा लिख सकते हो 1.2744 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ये थे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। देखो आंसर मैच हो रहा है क्या? सॉरी 9 आ जाएगा इसमें। पहले तो देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, वो जरूरी है इसके अंदर। कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से आंसर मैच नहीं पता इसमें। ठीक है, 12.7 दे रखा है तो ये 12.7 कर दो, ये 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर 12.2744 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई इनिशियल वाली। अच्छा, बाद वाली निकालनी तो देखो कैपेसिटेंस हाफ हुआ है, देखा जाए तो हाफ हुई है एनर्जी, क्योंकि देखो सी की वैल्यू हाफ हो गई। देखो वी एज इट इज है। देखो वोल्टेज 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस हमेशा 12 ही बनी रहेगी वोल्टेज। तो बैटरी की वोल्टेज 12 है तो इसके अक्रॉस हमेशा कितना बना रहेगा? 12। तो इसके अक्रॉस अगर 12 बना रहेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे तो वी सेम है, ये हाफ सेम है, ये सी की वैल्यू हाफ होगी, तो यानी एनर्जी स्टोर्ड बाद वाली इसकी हाफ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर जाने में एनर्जी स्टोर्ड हाफ हुई है। इसका हाफ करो, चलो इसका हाफ करते हैं। 6.372 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ये आएगा आपके पास। ये भी आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इन्होंने 7 तक ले लिया तो उसका वो कर दिया, मतलब कोई बात नहीं। वो तो मतलब इन्होंने मतलब 7 तक ले लिया था, फिर उसका हाफ किया तो ये 5 बच गया उनका। कोई बात नहीं, ये HCV के अंदर है मतलब इशू। लास्ट के डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक तो फर्क मिलेगा ही मिलेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये U इनिशियल हो गया और ये U फाइनल हो गया। ठीक है, इवन फर्स्ट डिजिट में भी फर्क है कुछ क्वेश्चन में, तो डेसिमल के बाद। तो ये U इनिशियल पता लगे। बैटरी के अंदर, कैपेसिटर के अंदर सॉरी, पहले जो एनर्जी स्टोर थी वो इतनी थी, और जब वो गैप बढ़ा के 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर कर दिया तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी बताइए? इसकी हाफ होगी, इतनी होगी एनर्जी स्टोर। हाँ जी, सी पार्ट भी सोल्व हो गया। इन 3 पार्ट में कोई दिक्कत तो बता दो आप, सेटिस्फेक्शन ना हो इनके अंदर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्या ये तीनों पार्ट क्लियर है आपको? यस सर। गुड। ये मत कह देना बाद में कि मतलब जो है ना फॉर्मेलिटी की गई है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन को जैसे तैसे करके सोल्व कर दिया। अब इसका डी पार्ट देख लो आप। इसका डी पार्ट, वर्क डन बाय एजेंट बताना है यूजिंग द एफएक्स रिलेशन। मैं पहले तो वैसे बता रहा हूँ वर्क डन बाय एजेंट, फिर इसके मन की भी पूरी कर देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप, पहले तो ना इसके अंदर जो डेटा भी निकल के आया मैं इसको वो लिख देता हूँ, मतलब जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी कितनी आ गई है? 12.72 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुछ आंसर्स, कुछ ये जो रिजल्ट्स आई हैं। एक इसके अंदर जो इनिशियल एनर्जी स्टोर थी वो कितनी थी? 12.744 इंटू 10⁻⁻10, और ये बाद वाली कितनी है? 372 इंटू 10⁻⁻
-10, पहले वाली और बाद वाली दोनों पता लग गई जी आपको। कोई ना, ये आता कोई ऐसा इशू है नहीं, डेसिमल के बाद काम कोई वो तो नहीं करते हमें, तो हमें इससे के साथ मैचिंग करवाने से मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। एक्चुअल में ये वाला आंसर आपको ये पता है कि ये वाला आंसर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो HCV के आंसर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो मैं एक्यूरेट लेके चले ना, फाइनल वाला भी एक्यूरेट होगा। इससे तो हमारा बस इससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हमारा ठीक है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक एटलीस्ट हमारा मैच हो जाए, वो 10 रेज़्ड पावर वो मैच हो जाए, हमें तो इससे तो इतना मतलब है बस। डेसिमल के बाद सेकंड थर्ड डिजिट से मैच नहीं हो रहा, हमें इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो उसके बाद, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड, इसका ना वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ है। तो आप एक बात बताओ, पहले यहां एनर्जी कितनी थी सिस्टम के पास, फिर बाद में कितनी है। लोगों को लगता है कि इसमें चेंज इन एनर्जी, एक बार बताओ एनर्जी तो वैसे इसमें घटी है कि बढ़ी है कैपेसिटर के पास, घटी है। वैसे वर्क डन बाय एजेंट होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। नहीं, डिपेंड कुछ नहीं होता इसमें, एक फिक्स होता है। वर्क डन बाय एजेंट जो है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो कुछ भी हो जाए। ये चीज मतलब यूनिवर्सली ट्रूथ है, हर केस में हर जगह जो चेंज आता है, चेंज जो वर्क डन बाय एजेंट होगा, वर्क डन बाय एजेंट जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के होता है, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है नहीं यहाँ पे, तो डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही होता है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कभी नहीं होता, नेवर, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी केस में हो ही नहीं सकता यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करने से आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो फिर क्या हुआ कि कुछ एक ने मतलब ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करके आंसर मैच करा देते हैं जी, वो गलत है, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी गलती है कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कभी कर नहीं सकते इसके अंदर, ऐसा नहीं बड़े में छोटा घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। वर्क डन बाय एजेंट निकालना है, क्योंकि वर्क डन बाय एजेंट नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है यार। अगर आप यू इनिशियल माइनस यू तो साइन का फर्क आ जाएगा उस केस में, और आपको साइन का फर्क थोड़ा लेके आना है इस केस के अंदर, आपको साइन तो जो प्रॉपर है वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। वैसे बाय द वे इसमें देख के क्या लग रहा है, पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आएगा, नहीं ये तो आपको कैलकुलेशन वाइज देख के लग रहा है। देखो फाइनल कम है इसके अंदर, तो फाइनल एनर्जी क्या है, कम है, और इनिशियल क्या है, ज्यादा है, तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, तो इसके हिसाब से तो नेगेटिव आ रहा है। और वैसे देखा जाए तो एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है, क्योंकि एजेंट ने इस प्लेट पे ऐसे फोर्स लगाया होगा, और मतलब आंसर भी पॉजिटिव दे रखा है, आंसर भी पॉजिटिव दे रखा है, और वैसे भी पॉजिटिव वर्क करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो इसने ऐसे फोर्स लगाया होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा हुआ है इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एजेंट अपना फोर्स इधर लगा रहा है, तो फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस प्लेट पे इधर फोर्स लगा रहा है, इस प्लेट पे इधर फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है वो, तो इस प्लेट पे भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है। फोर्स इस वाली प्लेट का फोर्स देखोगे, इसी प्लेट की डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप, इस प्लेट पे फोर्स इधर लग रहा है, इस प्लेट की डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, और इस प्लेट पे फोर्स इधर लग रहा है, इस प्लेट की डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो इस पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इस पे पॉजिटिव, तो ओवरऑल एजेंट तो पॉजिटिव वर्क ही कर रहा है, उसका जोर लग रहा है, उसकी ताकत लग रही है, समझ आ रही है बात आपको, उसकी ताकत लग रही है। वैसे भी दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का दूर दूर लेके जाने में पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इनको एक दूसरे से सेपरेट करोगे तो एजेंट हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा। ये वाली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाई जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके भी जगह पे डी। अगर एक एजेंट इस गैप को डी से 2d करेगा, अगर गैप को बढ़ाएगा तो उसको पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा, तो इस केस में वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और आंसर में भी पॉजिटिव दिया है, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव निकल के आ रहा है। हाँ जी, क्यों आ रहा है नेगेटिव, ये कोई भी स्टूडेंट क्या करें इस केस के अंदर, पॉजिटिव कैसे आएगा, सुन लो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक बात बताओ, पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर कितनी थी, इतनी, इस अमाउंट को आप मान लो कि ये एक्स अमाउंट था, कुछ कितना अमाउंट था, ये एक्स अमाउंट। अब एजेंट ने इस पे वर्क भी कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया, तो ये अमाउंट एक्स से बढ़ जाना चाहिए था, एक्स से बढ़ के मतलब सपोज एक्स प्लस वाई हो जाना चाहिए था, एक्स के बढ़ के क्या हो जाना चाहिए था, वाई उसने वर्क कर दिया, वाई उसने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। और एक काम करो, ये वाली एनर्जी स्टोर्ड थी U के बराबर, और ये हो जाना चाहिए U प्लस डब्ल्यू एजेंट लिख दो। एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, U, उसने पॉजिटिव वर्क किया W एजेंट का,
तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जानी चाहिए थी, U प्लस W एजेंट के बराबर एनर्जी स्टोर्ड इतनी हो जानी चाहिए थी, बट अभी हो कितनी गई, U/2 बढ़ जानी चाहिए थी, बट अभी कम हो गई, यानी बाकी कहाँ गई है एक्चुअल में, तो बैटरी ने भी एब्जॉर्ब किया है, वो बैटरी ने जो एब्जॉर्ब की वो कहाँ से आई है, वो कहीं हवा में से थोड़ी उड़ के आई है, जो बैटरी ने एब्जॉर्ब कर ली जो एनर्जी वो कहाँ से आई है, फिर को तो ये बता दो, अब इस कैपेसिटी यहीं से तो निकल के आई है वो, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, वो कहीं हवा में से उड़ के आ नहीं सकती, यहाँ दो ही चीजें, या कैपेसिटर या फिर बैटरी है, बैटरी से कैपेसिटर में जा सकती है, कैपेसिटर से बैटरी में आ सकती है, तो हमने अभी भी कहा था बैटरी ने अभी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो बैटरी ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी कितनी, ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो ये वाली जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है बैटरी ने, ये कहाँ से आई है, निकल के वो इस सिस्टम में से तो निकल के आई है, इस सिस्टम के पास जो ये वाला पार्ट है U प्लस W एजेंट, इसी में से निकल के आई है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, तो कहने का मतलब वो जो फाइनल वाली एनर्जी देख रहे हो आप, उस फाइनल वाली एनर्जी में, उस फाइनल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला जो भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, और एक ये वाला पार्ट भी उसी का एक पार्ट है फाइनल एनर्जी का ही, फाइनल एनर्जी के अंदर ये दोनों पार्ट्स हैं, और इनिशियल एनर्जी में ये अकेला है, तो फाइनल बड़ा है देखा जाए तो, और इनिशियल छोटा है, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई प्रॉब्लम है किसी के मन में, इसके अंदर एक बात बताओ आप, इसमें जो U फाइनल हो जाएगा वो तो होगा दिस प्लस दिस, यानी कि 6.372 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 12.72 इंटू 10⁻⁻10, ये तो U फाइनल है भाई, और U इनिशियल कितना होगा बताइए इस केस के अंदर, U इनिशियल था 12.744, मतलब ये यही चीज़ है, सेम है, ये 74 लिख लो चाहे इसको, या 72 लिख लो, इसको भी 72 लिख लो चाहे, ये मैंने पीछे वाले के हिसाब से लिख दिया था क्या, ये मैंने पीछे वाले के हिसाब से लिख दिया था, ठीक है, तो इसको भी 72 कर लेता हूँ इंटू 10⁻⁻10 ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, और ये हो जाता है कैंसिल, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट इतना हुआ है, ये वर्क डन बाय एजेंट हुआ है, अगर इसके अंदर कोई पूछ ले कि वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ है तो इतना आंसर आएगा इसका वर्क डन बाय एजेंट, बट इसने ये बोला है कि एफएक्स रिलेशन का यूज करके फिर वर्क डन बाय एजेंट निकाल लो, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, अभी वर्क डन बाय एजेंट पूछ ले तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी पूरी फिजिक्स में, तो मैं तो हमेशा ऐसा करता हूं कि हमेशा ये देखा करता हूं कि फाइनल एनर्जी कितनी है, इनिशियल कितनी थी, पहले बाद में सिचुएशन क्या है, अभी पहले क्या थी, और उनका डिफरेंस ले लो, इतना ये एजेंट ने वर्क किया होगा, सीधी सी बात है, ये सीधा सा फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसी से सबसे आसान भी होता है, बट अगर एफएक्स रिलेशन का यूज करो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लो कि ये चार्ज प्लस क्यू है और ये वाला चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच का गैप था D, एक एजेंट ने वर्क कर दिया और एक एजेंट ने वर्क करके इनके बीच का गैप 2D कर दिया, जी कितना गैप कर दिया इनके बीच का, ये बताओ एजेंट ने कितना वर्क कर दिया, इस क्वेश्चन को अगर आप एफएक्स रिलेशन का यूज करना चाहो तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हर टाइम एक दूसरे पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे ये, फिर एफडीएक्स इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट इसमें काम करो, इसके अंदर ये जो म्यूचुअल पोटेंशियल निकाल लो इस पूरे सिस्टम की, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, क्या होता है म्यूचुअल पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे, K/Q1Q2/R, स्क्वायर नहीं होता यार, इसमें R होता है, सर वो इतनी पुराने जमाने की बात कहाँ पूछ रहे हो सर, सदियों पुरानी बातें हैं पता नहीं कब, मतलब जो है कौन सी सदी में पड़ी थी, K/Q2/D आगे एनर्जी स्टोर्ड इसकी, तो K/Q2/D, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, K/Q2/2D, फोर्स में होता है नीचे R², पोटेंशियल में और पोटेंशियल में नीचे R आता है, तो K/Q2/2D आ जाएगा यहाँ पे, K/Q2/2D, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, वहां से वर्क डन बाय एजेंट आता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे वर्क डन बाय एजेंट निकालने वाले, ठीक है, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे चार्ज है, जैसे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक एजेंट ने इनके बीच गैप ए था पहले और वो 2a कर दिया, तीनों चार्ज दूर दूर चले गए, गैप 2a हो गया, एजेंट ने कर दिया, 3 हाथ थे उसके ऐसे, एक तीसरा हाथ ऐसे ऊपर से आया और गैप 2a कर दिया, तो ये बताइए वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, इस केस में क्या करते थे हम, फाइनल वाली एनर्जी माइनस में इनिशियल वाली एनर्जी, ऐसे ही करते थे हम लोग, तो इसमें भी हमने ऐसे ही किया, फाइनल वाली एनर्जी माइनस इनिशियल वाली एनर्जी, ये आपके पास वर्क डन बाय एजेंट निकल के आ गया, ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपके पास, आपको ये वाली है ना, ओके, मैं इसका ना एफएक्स रिलेशन का यूज करके अभी करूंगा सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि बाय द वे उसके अंदर ना कोई मिस्टेक ना हो जाए, मतलब जो है तो वो लास्ट में करेंगे हम लोग, नो जूलिटिंग, पहले मैं ये समझा देता हूँ इसको ना,
देखो इसके अंदर नो जूल हीटिंग, पहले इसको करते हैं, फिर हम इसका ये फोर्थ पार्ट इसके अनुसार करेंगे एफ एक्स रिलेशन का यूज करके। बट अभी इसने ये बोला कि आप एक पास होना, इसमें जूल हीटिंग में नहीं जाएगी। रीजन क्या है इसमें, क्यों नहीं जा रही? देखो एक बार आप बताओ, जूल हीटिंग में जाती है तो जूल हीटिंग वाला पार्ट भी हम लेते हैं यहाँ पे। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड में हमने कौन कौन सी एनर्जी ली? फाइनल एनर्जी एक तो कैपेसिटर में थी ये वाली, और ये वाली बैटरी के पास चली गई, और आई थी टोटल मतलब दिस मतलब ये पहले थी, मतलब आप समझ गए। देखो मैंने पूरा एनर्जी का हिसाब किताब समझा दिया, ठीक है ना। ये शुरू में थी, ये एजेंट ने वर्क किया है, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट है, मतलब कहाँ क्या पहले कितनी थी, एजेंट ने कितना वर्क कर दिया, और फिर कहाँ कितनी कितनी गई, मैंने समझा दिया। इसमें कहीं जूल हीटिंग का पार्ट कुछ नहीं है, कहीं पर भी कहीं जूल हीटिंग हुई नहीं। अगर जूल हीटिंग हुई होती तो मैं पता क्या करता, उस फाइनल वाले में जूल हीटिंग भी जोड़ता कि भाई इतनी तो बैटरी के पास गई, इतनी जूल हीटिंग में गई, और अभी इतनी कैपेसिटर के पास पड़ी है, ये तीनों मिला के फाइनल वाली है। फिर मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है ना, ये फाइनल है जी, ये बैटरी ने ले ली, और इतनी जूल हीटिंग होगी वो भी जोड़ता, और तीनों को जोड़ के वो क्या बन जाती है, ये फाइनल, और ये इनिशियल, फिर फाइनल माइनस इनिशियल, फिर वर्क डन बाय एजेंट निकलता। बट यहाँ पे जूल हीटिंग हुई नहीं। रीजन क्या है इसका रीजन सुन लो क्या है। एक बात बताऊं, अभी जब ये कैपेसिटी यहाँ पे जब ये गैप, वो जो एजेंट जो था, वो जब गैप चेंज नहीं कर रहा था, गैप 1 मिलीमीटर था, फिक्स था, उस टाइम ये फुली चार्ज था, स्टैटिक सिचुएशन थी, स्टेडी स्टेट में था, क्या उस टाइम जूल हीटिंग हो रही थी? कुछ नहीं हो रही थी ना, नहीं हो रही थी जूल हीटिंग, कोई करंट ही नहीं चल रहा था। अब एजेंट जो 1 मिलीमीटर से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करो सेम था, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता, स्टैटिक सिचुएशन थी, तो स्टैटिक सिचुएशन मतलब कोई फ्लो कुछ नहीं हो रहा। ये 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर ने गैप किया है, ये स्टैटिक सिचुएशन को रखते हुए गैप किया है, मतलब धीरे धीरे करके लेके जा रहा है, ये एकदम से ऐसे नहीं ले गया। ऐसे केस में फिर वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे केस में फिर करंट भी चल पड़ेगा इसके अंदर। करंट एक प्रकार से चला ही नहीं, इसके अंदर जीरो करंट चल रहा है। जूल हीटिंग तब होती है इसके अंदर, देखो आप ये मत कहना सर रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए जूल हीटिंग नहीं हो रही, मतलब रेजिस्टेंस होता ही है, जूल हीटिंग होना रेजिस्टेंस का मोहताज नहीं होता, स्पार्किंग हो जाती है बिल्कुल ही एकदम ऐसे करोगे तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना रेजिस्टेंस तो है, ये मान के चलो आप, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, वो तो वायर्स में थोड़ा बहुत रहेगा ही। अब एजेंट पता क्या कर रहा है, बिल्कुल 0.01 मिलीमीटर उसने खिसका दिया, हल्का सा चार्ज चला गया, कोई परमानेंट कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट अगर चला भी होगा तो 0.00001 एम्पियर चला होगा। समझ आ रही है बात आपको? फिर रेजिस्टेंस इसमें कितना जाए तो कितनी जूल हीटिंग होगी, मतलब इसके अंदर नहीं हुई जूल हीटिंग। फिर धीरे 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 करके मतलब वो जो है ना लेके गया। जब एजेंट वर्क करता है ना, और जब सिचुएशन को चेंज करता है, ये 1 मिलीमीटर से गैप 2 मिलीमीटर करता है, तो हमेशा ही ये चीज अंडरस्टूड होती है कि वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है, स्लोवली कर रहा है उस चीज को। तो उसने स्लोवली किया है, ये वाला गैप चेंज किया है, इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई प्लेट्स के मतलब अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज धीरे धीरे करके इतना स्लोवली गया कि करंट तो इसके अंदर जीरो था ही, पूरे सिस्टम में, पूरे इस प्रोसेस के दौरान करंट की वैल्यू जीरो रही है। और जब करंट जीरो होता है तो कोई जूल हीटिंग भी नहीं होगी इसके अंदर। और वैसे भी सोचो जूल हीटिंग क्यों होती है, जब चार्ज एकदम से भागते हैं वायर के अंदर, चार्ज एकदम से भागते हैं तो इतना तेज से भाग नहीं पाते, फिर टकराना शुरू कर देते हैं, और टकराते हैं अंदर ही अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब अंदर आयन से और एटम से टकराते हैं तो क्या होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एकदम से जूल हीटिंग में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे भगदड़ मची ही नहीं रही इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स एकदम से भागादौड़ी कर ही नहीं रहे, वो तो एकदम लगातार सप्लाई करना होता है ना, एक लगातार चार्ज का फ्लो मतलब हो रहा है, लगातार करंट चल रहा है, तो होती है जूल हीटिंग। इसमें धीरे धीरे करके हो रहा है, एजेंट हल्का सा क्या 0.01 मिलीमीटर, फिर धीरे से 0.01 मिलीमीटर, फिर 0.01 मिलीमीटर, ऐसे कर 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 करके लेके गया है। और ऐसा हमेशा ही होता है। ये ऐसे सर आपको कैसे पता है? इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन थोड़ी ना कर रखी है। आप ये कहेंगे सर इस क्वेश्चन में कहाँ है ये वाली बात जो आप कर रहे हो ना, बिल्कुल धीरे से ले गया 0.001 मिलीमीटर, फिर उसने आराम कर लिया सर, चाय पी ली, फिर 0.001 मिलीमीटर ले गया सर, फिर आराम कर लिया। ये कहाँ लिख रखी है सर ये बात अंडरस्टूड होती है, हर क्वेश्चन में हर जगह अंडरस्टूड होती है। आप जैसे कि इवन मतलब मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू गैप डी था, इसमें भी एजेंट ऐसे ही लेके गया था, डी से 2D। जब भी किसी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेगा तो स्लोवली ही चेंज करता है, ये वाली बात पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अंडरस्टूड है चीज़। तो इसके अंदर इसलिए ये वजह है कि जूल हीटिंग नहीं हो रही, तो इसके अंदर जूल हीटिंग तो होगी नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। और उस जूल हीटिंग ना होने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ आ गया फिफ्थ पार्ट आपको? हाँ जी, क्लियर है ना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब आ जाओ जी, इसका एक पार्ट है कि एफ-एक्स रिलेशन का यूज करके बताओ सर, ठीक है ना। चलो एक वर्क डन बाय एजेंट इसमें निकला था, वो मैं नोट कर लेता हूँ, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। वर्क डन बाय एजेंट हमारा कितना निकला था? 6.372 10⁻⁻10।
ठीक है, जूल। सपोज एक बीच की सिचुएशन है, अभी ना तो गैप 1 मिलीमीटर ना ही गैप 2 मिलीमीटर, बीच की सिचुएशन है, मान लो गैप x है और x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। मतलब सिचुएशन ये बनी हुई है अभी कि जो गैप है वो कितना बताओ, चार्ज प्लस क्यू है और ये वाला चार्ज कितना है माइनस क्यू। गैप मान लो सपोज 1 मिलीमीटर को डी बोल देते हैं हम लोग, इसको डी बोल देते हैं, और सपोज गैप डी से कितना करना है 2d करना है, गैप डी से 2d करना है, ठीक है। डी से अभी डी नहीं है, अभी डी प्लस एक्स, ये सॉरी एक्स है ये, और एक्स की वैल्यू अभी डी से ज़्यादा है 2d से कम है। इस फिलहाल जो एक्स की वैल्यू है वो डी से ज़्यादा है और 2d से कम है। मैं किसी जनरल टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस टाइम पहली बात तो ये प्लेट एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही होंगी, मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा। एक प्लेट को हटा के देख लो, अगर इस प्लेट को हटाओ तो इस प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस मान लो इस प्लेट को हटा दो एक बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ। अगर मैं इस प्लेट को हटा दूं तो इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, Q/2 A एप्सिलॉन नॉट आता है। कितना आता है बताओ, Q/2 A एप्सिलॉन नॉट आता है एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये तो अब इसकी जगह हमने चार्ज रख दिया, आप ये सोचो इसकी जगह हमने एक चार्ज लाके रख दिया माइनस क्यू का, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्यू से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी कि मतलब इतना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे पे इतना फोर्स लगा रही हैं, अब एजेंट को भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और अपोजिट ऐसे इधर लगाना पड़ेगा। ये ऐसे लगा रही है एक दूसरे पे फोर्स, और जो एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा अभी वो कितना लगाना पड़ेगा बताइए। क्या कह रहे हो, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक सेकंड के लिए यहाँ पे तो ये मान लो एक बार हम कैसे करते हैं, सपोज एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, इनके पीछे क्या है डी, हमें ये निकालना है कि एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी काम करते हैं, चार्ज को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा रहे हम लोग, इस चार्ज को हटा देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लो पहले कितना है। हम करते ही हैं, दो चार्जेस रखे हो तो अगर ये बताना हो कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे तो एक चार्ज को पहले हटाते हैं वहाँ से, इस चार्ज को हटा के यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो कितना आएगा, ये आर मान लो, तो के क्यू बाय, अब वो चार्ज रख दो, कितना हो जाएगा वो चार्ज रखोगे तो के क्यू स्क्वायर बाय, अब आप भी कह सकते सर उसकी वजह से क्यों इलेक्ट्रिक जो रखते हैं उसको तो उसकी वजह से थोड़ी लेते हैं। ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू का चार्ज रखते हैं तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा क्यू इंटू ई। तो इस जो चार्ज रखा है हमने इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, वहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेते हैं बस। तो यहाँ पे ये जो चार्ज मतलब हमने पहले तो हटा लिया था, तो अब यहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा वो इस माइनस क्यू के लिए एक्सटर्नल था, और उस एक्सटर्नल को उस माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पर भी इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली प्लेट के लिए एक्सटर्नल है, और हम इस चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस चार्ज को उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्लेट का चार्ज थोड़ा लोगे उसके अंदर। अब समझ आ गई ना बात आपको। तो ये एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे प्लेट्स। तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फोर्स तो मतलब सही है बट ना इसमें चार्ज वैल्यू वेरिएबल, आपको पता है इस बात का। जब ये गैप डी से 2d होगा तो उस दौरान चार्ज आ रहा होगा, चार्ज आ रहा होगा, तो ये चार्ज आ रहा होगा तो ये चार्ज वेरिएबल है भाई, चार्ज तो वेरी कर रहा है। चार्ज ऐसा नहीं कि पहले तो मतलब एकदम से चेंज हो गया वो चार्ज, यहाँ था कुछ चार्ज और यहाँ जाके एकदम से वो चार्ज आधा हो गया। आधा क्या मतलब पता नहीं कितना हो गया, कम हो गया चार्ज, ऐसे एकदम से नहीं होता, आधा ही होता है, क्योंकि v की वैल्यू थी q बाई सी, सी की वैल्यू हाफ हुई तो चार्ज की वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया था देखो q इनिशियल ये था और q फाइनल इसका हाफ होएगा, चार्ज मैंने शुरू में बताया था। तो चार्ज ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचने के बाद एक सोचा यार अब तो पहुँच गए, गैप डबल हो गया, आधा हो जाओ, वो धीरे धीरे करके हुआ है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे शिफ्ट करते गए चार्ज धीरे धीरे करके गया है, और चार्ज डी से 2d करने में हाफ हो गया सीधा। समझ आएगी बात आपको, डी से 2d करने में हाफ हो गया। अब सुन लो, अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे डी से 2d करने में हाफ हो गया, ये बात आपको पता लग गई अच्छे से। Q इज वेरिएबल हेयर, Q इज वेरिएबल, देयरफॉर F इज वेरिएबल। इसलिए यहाँ पे जो है ना वर्क जो निकालोगे एफ डी एक्स इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा अपने को, बट हमें Q की वैल्यू भी रखनी है। Q की वैल्यू बताओ हमेशा किसके बराबर रहेगी, ये एजेंट का फोर्स इतना ही है, एजेंट इतना ही फोर्स लगाएगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे इतना लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगेगा, ताकि कोई कॉन्स्टेंट स्पीड से लेके जाना है, धीरे धीरे करके लेके जाना है, मतलब इसको रेस्ट में रखते हुए लेके जाना है। तो ये मान के चलो हर टाइम प्लेट्स रेस्ट में ही है, तो हर टाइम प्लेट्स रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एजेंट का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। 0.0001 की वेलोसिटी होना और रेस्ट में होना एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू वो किसके बराबर रहेगी, CV के बराबर। हर टाइम मतलब कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा मेरे को तो ये बता दो, CV के बराबर। और जब डिस्टेंस x है तो C की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम, A एप्सिलॉन नॉट बाय x, A एप्सिलॉन नॉट बाय x, एंड x इज चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है ना। और इनटू V, V इज द फिक्स, V इज द कांस्टेंट हियर, V इज द 12 वोल्ट, इसकी वैल्यू फिक्स है, V फिक्स है यहाँ पे। तो ये आपके पास चार्ज आगे निकल के। अब ऐसा करो, एजेंट का फोर्स कितना आएगा अभी बताऊं, एजेंट का फोर्स आ गया यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट बाय x इंटू V इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये एजेंट का फोर्स आ गया जी, ये एजेंट का फोर्स आ गया। अब एक बात बताओ, वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, वर्क डन बाय एजेंट, क्या करोगे बताइए यहाँ पे, FDX इंटीग्रल, ठीक है ना, FDX इंटीग्रल का यूज करोगे आप। और कहां से लेके कहां तक, x की वैल्यू चेंज हो रही है, कहां से कहां तक बताइए, D से लेके 2D तक, यहां से भी वर्क डन बाय एजेंट निकल के आएगा। करते हैं इसको, यहां पे ऐसा करो आप, वर्क डन बाय एजेंट निकालने के लिए F की वैल्यू पुट कर दो, A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाय में x का स्क्वायर और V का स्क्वायर बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, मतलब बाय की बजाय ऐसा कर लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dx इंटीग्रेशन, क्या आएगा। और इसमें इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू डी से लेके x इक्वल टू 2D तक। बस अब हमें ये सोल्व करना है, ये सोल्व करने के बाद वर्क डन बाय एजेंट इस तरीके से भी निकले, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा आपने बोला कि सर Q भी वेरिएबल है, हम Q के अकॉर्डिंग कर लें इसको, Q से लेके DQ तक Q इज वेरिएबल, हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, इसको अगर Q के रिस्पेक्ट में चलो इंटीग्रेट करोगे, आज का क्वेश्चन ये है कि सर हम जैसे Q वेरिएबल है, Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बजाय Q के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, Q की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू भी पता है। तो वर्क डन बाय एजेंट Q की टर्म्स में कैसे बनाओगे आप, इसमें देखो वर्क डन बाय एजेंट होता है FDX इंटीग्रल होता है, ये dx तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, या फिर dx को dq की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब dx तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, f की वैल्यू तो चलो ये ले लिया आपने, अब dx की वैल्यू लेनी पड़ेगी dq की टर्म्स में, मतलब आपको ये अब ये निकालना पड़ेगा कि dx शिफ्ट करने से इसके चार्ज में कितना चेंज आया, dq आएगा वो, और वो वाला dq निकालना भी मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, चलो इतना सा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, dx को dq की टर्म्स में कन्वर्ट करना। जब इसके ऊपर पहले गैप इतना था तो कितना चार्ज होना चाहिए, CV का हो जाएगा, उसमें फिर बाद में जो C की वैल्यू है वो dx की टर्म्स में आएगी, x प्लस dx हो जाएगी C की वैल्यू नई वाली, तो उसी हिसाब से फिर मतलब नया वाला dq आ जाएगा आराम से dx की टर्म्स में, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल मतलब जो है इजीली हो जाएगा वो भी। चलो अभी तो यहाँ dx की टर्म्स में चल रहा है तो करने दें हम लोग, क्यों ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक्चुअली मेन क्लास इंटीग्रेशन की है नहीं अभी है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। अब सुनो, अब इसमें जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर ले लो, देखो एक A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन गया भाई, ठीक है ना, A एप्सिलॉन से A एप्सिलॉन गया। अब बताओ इसमें से बाहर, मैं भी एक्चुअली में ना इस कैलकुलेशन को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैंने इसलिए लास्ट में किया क्योंकि मुझे 99.9% ये है, 100% है बल्कि, इससे आंसर वो आ जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट वही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना, बट इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया। अब एक बार करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय में, अच्छा V स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, 2 भी तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया 1/x² dx, कहाँ से कहाँ तक, D से लेके 2D तक। अब ऐसा करो आप, इसमें इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, -1/x D से लेके 2D तक। सॉल्व करते हैं इसको, A एप्सिलॉन बाय 2 V स्क्वायर
इसको सोल्व करोगे ना, ये आएगा माइनस का 1 अपॉन में 2d माइनस में माइनस 1/d। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं जी। यहाँ पे क्या आएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा ये 1/d माइनस 1/2d। सोल्व करो, कितना बनेगा ये बाई में 2d, कितना है 1/d माइनस 1/2d, कितना 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2d 2d आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या डी लगा रखा है यार, 2d आएगा यहाँ पर यार। ये ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2 तो आ गया, इसको सोल्व करो आप। 1 माइनस 1/2 1/2 होता है यार, इतना तो करना था यार मैथ्स यार। ये 2d आएगा यहाँ पे, ठीक है ना ये जी नोक्शी, ठीक है ना ये वाला। ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 4d, क्या निकालना था अपने को इसमें, वर्क डन बाय एजेंट। सही है ये वैसे, पता क्यों, क्योंकि अनर देखो ये बन गया सी, ए एप्सिलॉन बाई डी क्या बन गया, सी बन गया, ठीक है ना, ये सी बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये पहले वाला इनिशियल वाला सी, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर थी और उसका 1/4, ये देखो हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू मतलब 1/2 सी वी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ है उसका, आंसर वही आएगा। देख लो इससे करके, चलो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, एरिया कितना था इसका प्लेट का, प्लेट एरिया कितना था 20, कुछ एक सोच रहे होंगे कौन सा एरिया सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और वी की वैल्यू बताओ 12 बाय में 4d। शुरू वाला क्या है डी, क्योंकि बाद वाला तो 2d है, शुरू वाला कितना है 1 mm है, 1 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व करो इसको, सेम आएगा ना, पक्का कर लेते हैं फिर भी। 10⁻⁻1 ये बनेगा 10⁻⁻13, 20 इंटू 144 बाई 4 इंटू 10 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻13, यही बनेगा ना यहाँ पे। करते हैं सॉल्व, ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई 144 इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 4 कितना रहे 6372 इंटू 10⁻⁻13। आंसर तो बाय द वे सेम आ गया यार, ये तो ठीक है ना। ये तो मतलब जो है हमने इसके अंदर जो ना, इसने जैसे कहा था हमने वैसे भी कर दिया, समझ में आ गया होगा आपको।